Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of economics for class 9th, poverty as challenge. और हम आए थे टॉपिक पे poverty line क्या होती है. तो at the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. तो सबसे पहले पावर्टी लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. हमें मालूम होना चाहिए कि पावर्टी लाइन होती क्या है. अब कोई पुअर है ये कैसे जज किया जाए, ये कैसे पता लगे कि कोई पुअर है या नहीं. तो अ कॉमन मेथड इज़ यूज टू मेजर द पावर्टी इज़ बेस्ड ऑन इनकम और द कंजम्पशन लेवल्स. तो किसी भी पर्सन की कंजम्पशन लेवल और उसकी इनकम ये डिसाइड करती है कि वो पुअर है या नहीं. तो इनकम से मेरा मतलब है कि वो कितना कमाता है, और कंजम्पशन से कि वो कितना, क्या उसके पास बेसिक नीड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या कितनी कैलोरीज या कितनी बेसिक चीज़ें वो कंज्यूम करता है अपनी लाइफ में. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो पर्सन पॉवर्टी लाइन के बिलो है या अबव है. अ पर्सन इज़ कंसिडर पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल. तो एक मिनिमम लेवल सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने. किसी भी देश में अलग अलग हैं डेफिनेटली पॉवर्टी लाइन. तो एक मिनिमम लेवल सेट किया हुआ है जिस पर एक इंसान सरवाइव कर सकता है. कोई भी पर्सन, एक इंडिविजुअल उस लेवल पर सरवाइव कर सकता है. तो एक मिनिमम लेवल सेट किया हुआ है नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. और ये जो लेवल है ये कहाँ पर सेट किया हुआ है? बेसिक नीड्स पे. यानी क्या उस पर्सन को ज़िंदा रहने के लिए जितना खाना चाहिए, एक स्वस्थ इंसान को जितना खाना मिलना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, क्या उसकी मिनिमम नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं या नहीं, ये डिसाइड करता है कि वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है. व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़. तो बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होनी चाहिए ये अलग अलग देशों में बिल्कुल अलग अलग है, और उसकी जो इनकम है वो भी अलग अलग देशों में अलग अलग रिक्वायर्ड है. तो डिपेंड्स ऑन द प्लेस एंड डिपेंड्स ऑन द टाइम. कि अगर हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनकम कम में भी गुजारा चल जाए, बट अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है वो ज़्यादा पैसों में पूरी होगी. तो इसी तरह से अलग अलग देशों की करेंसी भी अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, तो इन सब बातों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है वहाँ की पॉवर्टी लाइन पर. ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ कंसिडर्ड appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. तो हर कंट्री ने यूज़ किया एक इमेजिनरी लाइन, मतलब ये लाइन कहीं खींची नहीं हुई, बट ये लाइन क्या है? एक मिनिमम इनकम है, एक मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो एक पर्सन के पास उस देश में होनी चाहिए. और अगर कोई किसी पर्सन को वो बेसिक नेसेसिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हो रही तो उसको कंसिडर किया जाता है पुअर. For example, a person is not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning a car is still considered a luxury. इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अमेरिका में अगर किसी पर्सन के पास अपनी गाड़ी है तो वो गरीब भी हो सकता है, उसको पुअर की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है. लेकिन इंडिया में अगर किसी किसी के पास गाड़ी है तो हम उसको गरीब नहीं बोल सकते. तो हम उसको एक एज अ लग्जरी ट्रीट करते हैं. गाड़ी को या कार को अगर किसी पर्सन के पास है तो हम उसको एज अ लग्जरी ट्रीट करते हैं, और हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि एक गरीब पर्सन के पास जो है अपनी गाड़ी होगी. While determining a poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, light, educational and medical requirement, etc. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पावर्टी लाइन है इसको डिटरमिन करने के लिए इंडिया में मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट को देखा गया है. तो सबसे पहले मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस पर्सन के पास. क्लोथिंग होनी चाहिए मिनिमम लेवल की, फुटवेयर होने चाहिए, फ्यूल होना चाहिए उसके पास, लाइट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी होनी चाहिए. तो अगर ये इतनी फैसिलिटीज़ किसी पर्सन के पास है तो हम उसको पुअर नहीं करेंगे. और अगर इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ उसके पास नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़, तो उसको हम पुअर कैटेगरी में रखेंगे. तो द प्रेजेंट फ्रॉम फार्मूला
for food requirement while estimating the poverty lines based on the desired calories requirement. तो फूड से हमारा मतलब है कि जो बेसिक हमें फूड चाहिए हेल्दी रहने के लिए, जितनी कैलोरीज एक इंसान को दिन में चाहिए, क्या उतनी कैलोरीज उस पर्सन को अवेलेबल हो रही हैं या नहीं. फूड आइटम्स सच एज cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar etc. together provide these needed calories. तो उसके पास जो है दालें होनी चाहिए, सेरेल्स होने चाहिए, वेजिटेबल होनी चाहिए, मिल्क, ऑयल, शुगर, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो उनको फुलफ़िल करवा रहा है तो उसको पुअर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. और अगर उसके पास ये भी नहीं है, ये फूड आइटम्स वो नहीं कंज्यूम करता, तो डेफिनेटली वो पुअर है. द कैलोरीज नीड्स vary depending on age, sex and type of work that the person does. The accepted average calories requirement in India is 24 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. तो कैलोरीज जो है डिपेंड करती हैं एक पर्सन की एज पे, कि वो कोई बच्चा है या बूढ़ा है या वो जो है यंगस्टर है. तो डिपेंड करता है कि वो वुमेन है या मैन है. तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है एक दिन में. और इन्हीं सबको देखते हुए एक एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, जो है 2400 कैलोरीज़ इन रूरल एरियाज़ और 2100 कैलोरीज़ इन अर्बन एरियाज़. तो अर्बन एरियाज़ में हमें 2100 कैलोरीज़ होनी चाहिए हर पर्सन के पास, और रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरीज़ हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में कैलोरीज़ जो हैं ज़्यादा डिटरमिन की गई हैं, और जो अर्बन एरिया है उसमें कैलोरीज़ कम है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा फिज़िकल वर्क किया जाता है, गाँव में ज़्यादा फिज़िकल वर्क होता है रादर दैन एनी अर्बन एरियाज़. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calories requirement in rural areas are considered to be higher than urban areas. तो ऐसा माना जाता है कि रूरल एरिया के पीपल जो है ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं बजाय कि शहरों के, इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है. The mandatory expenditure per capita needed for buying these calories requirement in terms of food grains etc. is revised periodically taking into consideration in rise in price. तो इन कैलोरीज को पाने में जितनी मनी खर्च होती है, जितना पैसा खर्च होता है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि दिन पर दिन जो खाने को ख़रीदने के लिए हमें मनी चुकानी पड़ती है वो बढ़ती जा रही है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं चीज़ों के, इसीलिए इस बेसिक नेसेसिटी उसको भी कंसिडर किया जाता है और उनको रिवाइज़ किया जाता है पीरियोडिकली. On the basis of these calculation for the year 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 1816 per month for rural areas and 1000 for urban areas. तो इन्हीं चीज़ बेसिक कैलोरीज़ को देखते हुए रूरल एरिया और अर्बन एरिया की जो पर कैपिटा इनकम है उसको फिक्स किया गया है. 2011-12 के डाटा है हमारे पास, और कितना फिक्स किया है, रुपीज़ 1816 फॉर रूरल एरियाज़ में ज़्यादा खर्चा नहीं होता ऐसा माना जाता है, इसलिए 1816 रुपीज़ फिक्स किए गए हैं. और शहरों में ऐसा माना जाता है महंगाई ज़्यादा है, तो वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो ₹1000 डिसाइड की गई हैं. बट ये जो डाटाज हैं ये 2011-12 के हैं. Despite less calorie requirement, the higher amount of urban areas has been fixed because the high price of many essential products in urban centers. In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. तो रूरल एरियाज़ की जो रिक्वायरमेंट है पर मंथ की वो डिसाइड की गई है 4080 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द डाटा 2011 and 12. और जो अर्बन एरिया है
वहाँ पर क्योंकि एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं तो ₹5000 पर मंथ बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो है सेट किए गए हैं. The poverty line is estimated periodically by conducting simple surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization. तो ये जो पावर्टी लाइन है इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है, इसको बार बार जो है रिवाइज किया जाता है और ये सर्वे के आधार पर किया जाता है. और सर्वे कौन करता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO. दोबारा से बताती हूँ कि ये जो सर्वेज़ हैं जो कि पावर्टी लाइन सेट करने के लिए किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे के द्वारा. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की और इसको NSSO भी कहते हैं. However, for making companies comparison between the developing country, many international organizations like World Bank use a uniform standard for poverty line, minimum availability or equivalent of $1.90 per person per day. 2011 के डाटा है ये भी. और इंटरनेशनल इसको प्रॉब्लम समझा गया है पावर्टी को. तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी एक स्टैंडर्ड पावर्टी लाइन सेट की है. वो क्या है? $1.90 पर पर्सन. उसके बाद है पावर्टी एस्टीमेट. कैसे एस्टीमेट किया जाए पावर्टी को? It is clear from the table 3.1 that there is substantial decline in poverty ratio in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004 and 5. तो ये एक टेबल है. अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखें टेबल नंबर 3.1 और इस टेबल में अलग अलग समय पे पावर्टी का रेशो दिखाया गया है कि वो क्या था. अगर 1993 की बात करें तो रूरल एरिया में अगर परसेंटेज जो है 507 है तो अर्बन एरिया में 32% है. तो इन मिलियंस में ये रेशो है. और हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यानी 2004, 5, 9, 10 और 11, 12 की बात करें तो डिक्लाइन हो रहा है ये लगातार. तो पावर्टी में डिक्लाइन तो आया है नो डाउट. तो मिलियंस में अगर हम देखें तो पावर्टी में डेफिनेटली डिक्लाइन आया है लगातार. पहले 404 थे 1993, 94 में. उसके बाद 407 हुए. ये मिलियंस में है डाटाज. और 2009 एंड 10 में 355 हुए. उसके बाद 2011-12 में 270 पे आ गया है. तो आगे जो है सर्वे होगा 2017-18 का, वो और भी कम शो कर रहा है कि पावर्टी जो है लगातार इंडिया में डिक्लाइन हो रही है. यानी इंडिया जो है एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है बट स्टिल इट इज़ डेवलपिंग. उसके बाद है वल्नरेबल ग्रुप. देखिए हमने पावर्टी के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के जो कॉजेज़ हैं वो पावर्टी के हो सकते हैं. एक तो है सोशल एक्सक्लूजन, यानी अगर हम जो गरीब हैं उनको सोशली एक्सक्लूड कर दें, उनको सोसाइटी से ही बाहर रख दें. और ऐसा देखा भी गया है कि जो पुअर पर्सन हैं वो ज़्यादातर अपनी पुअर सोसाइटी में रहते हैं. उनके आसपास के लोग भी पुअर होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं. और दूसरा जो कॉज है पावर्टी का वो है वल्नरेबल ग्रुप. यानी the proportion of people below the poverty line is not same for all the social group and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe household. तो ऐसा देखा गया है कि कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो हैं ज़्यादा गरीब हैं इंडिया में और उनमें कैटेगराइज किया हुआ है शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को. तो सिमिलरली among the economic group, the most vulnerable groups are rural, agricultural labor household and urban casual labor household. तो जो भी अगर रूरल एरिया की बात करें तो एग्रीकल्चर जो लेबर होती है, जो खेतों में काम करने वाले मज़दूर होते हैं, वो गरीब देखे गए हैं. और अगर शहरों की बात करें तो जो कैजुअल लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो गरीब देखे गए हैं. तो ग्राफ 3.1 शोज़ द परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इन ऑल द ग्रुप्स. तो ये जो है
अलग अलग ग्रुप्स में अर्बन और रूरल में एस्टिमेट करके दिखाया गया है पॉवर्टी इन इंडिया. उसके बाद है ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all the groups. Although the average for people below poverty line for all the group in India is 43 out of 100 people belonging to scheduled tribe are not able to meet their basic needs. तो ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की बात कही गई है कि 100 में से 22 और 100 में से 43 ऐसे लोग हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से मीट करते हैं, जो उन कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि बेसिक नीड अपनी पूरी नहीं कर पाते. सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन. तो 34% जो है कैजुअल वर्कर हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं. अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फार्म एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर. तो ये अलग अलग आपको लेबर फार्म लेबर की और शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज दी हुई है. ये डाटाज दिए हुए हैं जो कि इंडिया में पुअर हैं. द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस, कैजुअल वेज लेबर, household in specially disadvantaged social group of the scheduled caste or the scheduled tribe population highlight the seriousness of the problem. तो और भी कई घरों में काम करने वाले ऐसे लेबरर हैं जो कि पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं. एंड सम रीसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस all the other three groups, scheduled caste, rural agricultural laborer and urban casual laborer, have seen the decline in poverty in 1990s. तो अगर हम बात करें 1990 से लेकर अब तक की, तो काफ़ी डिक्लाइन आया है पॉवर्टी में. हालांकि इंडिया में काफ़ी सारे, अब ये डिक्लाइन कैसे आया है, कुछ ना कुछ तो मेजर, कुछ ना कुछ तो उपाय किए होंगे गवर्नमेंट ने डेफिनेटली. तो उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में रीड करते हैं. Apart from these social groups, there are also inequality of income within a family. In poor families are all suffer, but some suffer more than others. अब poor family में भी कुछ ऐसे person हैं, vulnerability mainly होती क्या है कि जिन person के गरीब रहने के ज़्यादा chances हैं, तो उनको हम vulnerable groups में रख देते हैं. तो अब इन ग्रुप्स में भी जो गरीब लोग हैं, उनमें भी, उनके परिवारों में भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको माल न्यूट्रिशन का ज़्यादा शिकार माना जाता है. तो अगर हम पुअर फैमिलीज़ की बात करें तो लेडीज़ और बच्चे जो हैं ज़्यादा सफ़रर होते हैं गरीबी के, बिकॉज उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और उनको उतना न्यूट्रिशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती. तो इनइक्वालिटी हो जाती है कहीं ना कहीं. इन पुअर फैमिलीज़ ऑल सफ़र, बट सम सफ़र मोर दैन अदर्स. In some cases, women, elderly people and female infants are denied equal access to resource available to the family. तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि पुअर फैमिली में भी जो वुमेन हैं या जो एल्डर हैं या जो बच्चे हैं या बच्चों में भी जो फीमेल चाइल्ड हैं, वो ज़्यादा सफ़र बनते हैं गरीबी के. उसके बाद है स्टोरी है, ये स्टोरी आप खुद रीड करेंगे. और 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. अब ये स्टेट टू स्टेट डाटाज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या अलग अलग राज्यों में पावर्टी का जो रेशो है वो अलग अलग है. तो बिल्कुल अलग अलग स्टेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों के लिए अलग अलग हैं. तो डेफिनेटली जो पावर्टी का रेशो है वो भी डिफरेंट होगा. Recent estimate shows that while all India had count ratio HCR was 21.9% in 2011-12 states like, तो इंडिया में जो रेशो था वो क्या था, 21.9% जो लोग थे वो गरीब थे. और 11-12 के डाटास की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पावर्टी लेवल. तो इनमें सबसे ज़्यादा पावर्टी लेवल था. दोबारा से मैं बता देती हूँ आपको कि मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा पावर्टी लेवल था इंडिया में अकॉर्डिंग टू द डाटा 2011 and 12. उसके बाद है एज अ ग्राफ 3.2 shows Bihar and Odisha continue to be the two poorest state with poverty ratio of
33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। तो दो जो मेन स्टेट हैं जिनमें लगातार पुअरेस्ट स्टेट रहे हैं वो इंडिया के, तो वो हैं बिहार एंड उड़ीसा। और इनमें जो रेशो रहा है पॉवर्टी का वो रहा है 33.7 एंड 32.6। तो बिहार में 33.7% जो लोग थे अकॉर्डिंग टू द डाटा 2011 एंड 12 वो पुअर हैं, और जो उड़ीसा है उसका डाटा है 32.6%। अलॉन्ग विद रूरल पावर्टी, अर्बन पावर्टी इज़ ऑल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो रूरल के साथ साथ अर्बन पावर्टी भी है इन राज्यों में। कौन कौन से हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। In comparison, there has been significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal states like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rate. तो इन राज्यों में जो है लगातार कमी आई है गरीबी में, और हरियाणा और पंजाब ने डेफिनेटली अपना ट्रेडिशन बनाए रखा कि उसने रिड्यूस की पावर्टी। कैसे रिड्यूस की? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पावर्टी। तो ये कुछ एक मेजर हैं जो कि किए गए हैं अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट के द्वारा ताकि पावर्टी कम हो उन स्टेट्स में। तो हरियाणा पंजाब ने क्या किया? हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट बढ़ाया अपना, और वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म मेजर अपनाए, यानी उन्होंने अपनी भूमि को सुधारने की, अपनी ज़मीन को सुधारने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए ताकि वहाँ की पावर्टी रिड्यूस हो सकें। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया, फूड ग्रेन्स का, अनाज को बांटा लोगों में ताकि लोग भूखे ना रहें, कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो ये कुछ एक मेजर थे जो कि अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट ने किए ताकि वहाँ पर पावर्टी रिड्यूस रहे। तो आगे अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो, और वो हम करेंगे कल के पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली यू हैव लिसन्ड टू मी केयरफुली।